नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 6वीं के अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताब। हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय में इमारतों, चित्रों और किताबों का क्या इतिहास रहा है और समझने का प्रयास करेंगे कि यह अध्याय हमारे अलग-अलग परीक्षाओं में या फिर इस कक्षा में कितना योगदान दे सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सामान्य रूप से इस अध्याय को आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं और आपको केवल और केवल ध्यान से स्क्रीन पर ध्यान लगाकर इसे देखना है और सुनना है। उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण लगे उसके आपको नोट्स बनाने हैं और फिर उसके बाद आपको जाना है एक प्लेलिस्ट पर जिसका नाम है एनसीईआरटी टेस्ट और वहाँ पर से इस अध्याय के टेस्ट वीडियो निकाल कर देखने हैं और फिर यह जानना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि किसी भी स्तर पर एनसीईआरटी का एक महत्व होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप किसी भी परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी के इस पहले टॉपिक में देखते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबों के धातु कर्म अर्थात धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग के संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा या फिर ढलवा लोहा। यहाँ पर से आपके लिए एक प्रश्न बनकर आता है कि क्या हड़प्पावासी तांबे को जानते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ। और इस तरह के प्रश्न छोटे बड़े एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। यूपीएससी तक में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वह थी कांस्य युगीन यानी कि तांबा युक्त सभ्यता थी। इसके बाद हम देखते हैं मेहरौली स्तंभ, जो कि दिल्ली में हमें देखने को मिलता है कुतुब मीनार परिसर में। हम ये जानते हैं कि इसका इतिहास कितना पुराना है। आइए देखते हैं। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय इसकी जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नामक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इतने वर्षों बाद भी इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। अब आप सोचेंगे कि इस स्तंभ के बारे में हमारी परीक्षाओं से क्या संबंध है। जहाँ भी ये आंसर होगा कि भारतीय वैज्ञानिकता पर सवाल उठेंगे या फिर लौह युग से संबंधित सवाल होंगे, वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर अपने आंसर को और ज़्यादा निखार सकते हैं। अब आइए देखते हैं स्तूपों का निर्माण किस प्रकार से भारत में प्रारंभ हुआ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंट से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। यहाँ पर धातु मंजूषा जैसे शब्द आपको समझने चाहिए और यहाँ पर से एक थ्योरी भी क्लियर होती है कि जो स्तूप है मुख्य रूप से वे एक समाधि स्थल है, जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं।
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मोती कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। दोस्तों, इन स्तूपों को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं या तो आप यूट्यूब में स्तूप के वीडियोस देख लीजिए या गूगल में फ़ोटो देख लीजिए। जब आप चीज़ों को सुनकर और उन्हें तुरंत देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए बनाया जाता था। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। इसके बाद ही इसका निर्माण होता था। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। इसके बाद आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर भीतरगांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 1500 साल पुराना मंदिर मौजूद है, जिसे उस समय पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था, और पक्की ईंट के मंदिरों का प्रमाण भी भीतरगांव में मिलता है। महाबलीपुरम और ऐहोल के पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें यह जानना है कि और क्या इतिहास है मंदिरों का। तो देखिए, महाबलीपुरम के प्रमुख मंदिरों में एकाश्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। यानी कि जो एकाश्म एकाश्म किसे कहेंगे, चट्टान को काट कर बनाए गए मंदिरों को। ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते थे, जबकि जो ईंट वाले मंदिर होते हैं वे नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। अब देखते हैं लगभग 1500 साल पहले चित्रकला का क्या स्तर था। हम अध्ययन कर रहे हैं 1500 साल से 1000 साल पहले की जानकारी, 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से पहले की जानकारी। आइए आगे देखते हैं। लगभग 1500 साल पहले अजंता की गुफाओं में बनाई गई चित्रकला आज भी जैसी की वैसी है। इन गुफाओं को मुख्य रूप से बौद्ध विहारों के रूप में निर्मित किया गया था। ये रंग, पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रमुख चित्रकला के बारे में। अब फिर हम देखते हैं प्रमुख ग्रंथों के बारे में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हमें देखने को मिलती है। साथ ही इस समय तमिल या फिर दक्षिण भारत का इतिहास काफ़ी संपन्न था, और संस्कृत के बाद सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक थी तमिल। तो तमिल की रचनाओं का स्थान अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। आइए जानते हैं तमिल रचनाओं के बारे में। लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांको नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, कन्नगी जो कि उसकी पत्नी थी, कन्नगी जो उससे अभी भी प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनाल द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी हमें देखने को मिलती है। ये रचनाएं खो गई हैं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली।
दोस्तों, इस समय के उत्तर भारत से अन्य लेखकों में कालिदास प्रमुख थे, जो संस्कृत में लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवा, मेघदूत और अग्निमित्रम आदि शामिल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी समय पुराणों की रचना हो रही थी। अब जानते हैं पुराणों की प्रमुख रचनाओं के बारे में। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। विष्णु पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। भगवद गीता भी महाभारत का ही एक भाग है। रामायण की कथा कौशलपुर के राजा राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो आम लोगों के द्वारा कही जाती थी। जैसे कि हम आज देखते हैं, हमारे दादा दादी या फिर हमारे बुजुर्ग हमें अक्सर कहानी सुनाया करते हैं। उसी प्रकार ये प्राचीन परंपराओं में भी शामिल था। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक कथाओं और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इसके साथ ही इस समय विज्ञान की भी प्रगति हो रही थी। अक्सर कहा जाता है कि भारत में विज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी रही है, जबकि आज से 1500 साल पहले हम विज्ञान की ओर में आगे बढ़ रहे थे। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बारहमहीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेदता थे, जिन्होंने इस समय कई महत्वपूर्ण खोजें की। इसके साथ ही शून्य का भी आविष्कार हुआ। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में यह प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही आयुर्वेद का भी यहाँ पर जिक्र होता है, और आयुर्वेद एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला एक विषय बना। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी में रहे, और इसके बाद सुश्रुत नामक ऋषि, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में रहे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है।
अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। अपने समय के सबसे महानतम शल्य चिकित्सक रहे सुश्रुत कई प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी या फिर कई प्रकार की शल्य चिकित्साओं के लिए इनकी जो रचनाएं हैं, इनके सिद्धांत है, आज भी मान्यता प्राप्त हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया और फिर उसकी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक, इसके बाद जापान में फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है यह अध्याय, जिसमें हमने जानने का प्रयास किया 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रमुख घटनाओं के बारे में, चाहे वो पुस्तक हो, आयुर्वेद हो, विज्ञान हो, ग्रंथ हो, चित्रकला हो या फिर मंदिर निर्माण, बौद्ध स्तूप निर्माण की बात हो। दोस्तों, हम जानते हैं और भी आगे उपयोगी शब्द। स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप वह इमारत जिसमें बुद्ध या फिर उनके शिष्यों के शवों या फिर उनसे संबंधित कुछ चीज़ों को रखा जाता था। मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, इस तरह के प्रमुख शब्द हमें इस अध्याय में पढ़ने को मिले। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? तकरीबन 2300 साल पहले स्तूप निर्माण की शुरुआत हुई। इसके साथ ही अमरावती शहर 2000 साल पहले से ही विराजमान है। कालिदास 1600 साल पहले थे। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सभी 1500 साल पहले मौजूद थे। दोस्तों, दुर्गा मंदिर की बात करें तो दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले प्रारंभ हुआ। अजंता की चित्रकारी 1500 साल पहले, लौह स्तंभ 1500 साल पहले, भीतरगांव का मंदिर 1500 साल पहले, कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले। और कागज का आविष्कार किसने किया था? काई लून ने। दोस्तों, इन सभी डेट को अगर आप वर्तमान समय में देखना चाहते हैं तो जो सन चल रहा है अभी, उसमें आप इन्हें माइनस कर दीजिए तो आपको ओरिजिनल डेट पता चल जाएगी। हालांकि इतिहास में कोई भी वास्तविक डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके आगे आपको एक शब्द लगा मिलेगा और वो शब्द है लगभग। इसीलिए भारत मतलब इतिहास का यही सिद्धांत है कि इतिहास किसी भी चीज़ के बारे में ये कहता है कि एक बार जो घटित हो गया, आप केवल उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मांग सकते हैं। दोस्तों, आइए और महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व। हड़प्पा नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व में। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आगमन लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में। कई बार यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 321 से 319 के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे, तब तक सिकंदर मर चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने लगभग 321 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा। दोस्तों, 268 से 231 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना हुई है 3000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में।
कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी के बीच में, गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी के बीच में। यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की तिथियाँ पढ़ी और इन्हें समझने का प्रयास किया। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार देखकर अच्छे से समझिए, उसके बाद तैयार रहिए टेस्ट के लिए और फिर प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी टेस्ट करके और फिर टेस्ट दीजिए और समझिए कि आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आंद्रे गिडे कहते हैं, हर चीज़ पहले भी कहीं गई है, हर चीज़ पहले भी कही गई है, पर चूंकि कोई सुनता नहीं इसलिए हमें पीछे जाकर वही दोहरानी पड़ती है। इतिहास सब कुछ दोहराता है लेकिन हम हमेशा उसे भूल जाते हैं और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो हो चुका था। इतिहास में भी एक समृद्धशाली नगर थे, इतिहास में भी समृद्धशाली राजा, परंपराएं और वैभव था, इतिहास में भी फैशन था और इतिहास में भी वे सारी हरकतें थी जो हम आज करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही नया है और ये पहले कभी मानव इतिहास में हुआ ही नहीं। हमारी ये भूल तब समाप्त होती है जब हम इतिहास पढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा अपने अतीत को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने वर्तमान में जीकर भविष्य की तैयारी करना चाहिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।